अगर मैं पुराने लेक्चर को समराइज़ करने की कोशिश करूँ, जो भी हमने पुराने लेक्चर में सीखा था, तो हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो पावर सिस्टम है वो एक पाइप की तरह है और उसके अंदर पानी जो हम डाल रहे हैं वो सप्लाई हो गया और पावर जो पानी हम लोग बाहर निकाल रहे हैं वो डिमांड हो गई। यानी कि अगर मैं पावर सिस्टम को एक पाइप की तरह देखता हूँ और जितना पानी डाल रहे हो उतना ही निकाल रहे हो, सप्लाई और डिमांड किसको हमने कह दिया, ये पावर है। सो इस तरीके के सिस्टम में क्या होगा, अगर ऐसा कभी है यानी कि जितना पानी डाल रहे हैं उतना ही निकाल रहे हैं, तो ऐसे में पाइप अपना डायमेंशन मेंटेन रखेगा और इसमें हम कह देंगे कि पी एंड क्यू, ये हमारा पावर सिस्टम हो गया। और ये पावर सिस्टम की एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, इसको हम कह देंगे रेटेड वैल्यू होगी। रेटेड मतलब जो होनी चाहिए वही है, क्योंकि जितना हम सप्लाई दे रहे हैं उतनी निकल रही, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब मस्त चल रहा है, आइडियल रेटेड कंडीशंस इसको हम कह देंगे। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अगर हम ये सिनारियो को छोड़ दें जो कि बहुत रेयरली एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे केस में एक सिनारियो ये हो सकता है कि हम सप्लाई ज़्यादा दे रहे हैं और डिमांड कम हो गई, डिमांड श्रिंक हो गई है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जनरली रात के समय में ऐसा होता है जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई सिनारियो है जिसके अंदर डिमांड कम है और सप्लाई हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो भाई ये जो सप्लाई का पानी है ये पाइप के अंदर रह जाएगा, इससे पाइप तुम्हारा स्वेल कर जाएगा और पाइप स्वेल करेगा तो उस पर लिखा हुआ पी एंड क्यू भी स्वेल कर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो लिखा हुआ मतलब उसके अंदर की एक्टिव और रिएक्टिव पावर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हमने आपको याद होगा, मैंने बताया था यहाँ पे जो पी और क्यू लिखा हुआ देख रहे हो, ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो है, दीज आर एक्टिव पावर इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। खैर, तो हमने देखा कि अगर हम सप्लाई ज़्यादा दे रहे हैं और डिमांड कम है, तो ऐसे में पावर जो आपका पाइप है यानी कि पावर सिस्टम है वो स्वेल कर जाएगा। स्वेल कर जाएगा तो पी और क्यू बड़े हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी जितनी होनी चाहिए। इस तरीके को हम कह देते हैं स्वेलिंग ऑफ पावर सिस्टम। और ऐसे केस के अंदर क्या होगा, हमें हमें कंपनसेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग क्या कर सकें, इस एक्स्ट्रा एक्टिव और रिएक्टिव पावर को सक कर सकें, निकाल सकें, ताकि हम वापस से रेटेड या फिर आइडियल कंडीशन या जो हम डायमेंशन लेके आए थे सिस्टम की वहाँ पे पहुँचा सकें। क्लियर हो गया। तो ऐसा करने के लिए मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल करा था। अगर हम रिएक्टिव की बात कर लें तो उसके लिए इंडक्टर इस्तेमाल करा था, क्योंकि इंडक्टर बहुत फेमस होता है रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि हम सप्लाई को ही कम कर देना। और सप्लाई को कम करने का तरीका क्या है कि जो अल्टरनेटर जो सप्लाई बना रहा है उसके अंदर इनपुट पावर कम डालें, तो प्राइम मूवर को रिड्यूस कर दें। ये दो तरीके पॉसिबल हैं जिससे हम स्वेलिंग यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिव और रिएक्टिव पावर को सिस्टम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ तीसरे सिनारियो की बात कर लेते हैं कि डिमांड वही है जितनी होनी चाहिए, लेकिन अब की सप्लाई कम हो गई है, यानी कि हम सप्लाई कम दे रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है। ऐसे केस में पाइप आपका श्रिंक कर जाएगा, यानी कि पावर सिस्टम की एक्टिव और रिएक्टिव पावर श्रिंक कर जाएगी। तो पाइप के ऊपर अगर पी क्यू लिखा होगा तो ऐसे छोटा सा दुबक के हो जाएगा। इस तरीके को हम कहेंगे श्रिंकिंग ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन द पावर सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर एक्टिव और रिएक्टिव श्रिंक हो जाएगी। नाउ ऐसे समय पे अगेन हमें कंपनसेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इंसर्ट कर सकें रिक्वायर्ड पावर, जो भी मैं रिक्वायर्ड पावर देना चाहता हूं, ताकि वापस से अपनी शेप मेंटेन कर सके ये पावर सिस्टम, यानी कि वापस से रेटेड सिस्टम की तरफ हम जा सकें। ऐसा करने के दो तरीके, अगर एक्टिव पावर की बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम मूवर से इनपुट बढ़ा देंगे, यानी कि जनरेटर जो है उसका इनपुट बढ़ा देंगे, मैकेनिकल इनपुट। वहीं पे अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो कैपेसिटर बहुत फेमस है, काफ़ी नामी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली रिएक्टिव पावर को सप्लाई करने के लिए, या कह सकते हैं इंसर्ट करने के लिए अपने सिस्टम के अंदर। नाउ एक तरीका मैंने आपको और बताया था एक्टिव पावर का बढ़ाने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि भाई हम क्या करें, गवर्नर और प्राइम मूवर के वॉल पूरे खोल दें और प्राइम मूवर पूरे अच्छे से चलाएं जिससे कि इनपुट मैकेनिकल पावर बढ़ जाए। दूसरा तरीका क्या करें भाई, डिमांड को कम कर दो। डिमांड कम करने का क्या मतलब हुआ, कट ऑफ कर दो, लाइट को काट दो भाई, सर्टेन एरिया की लाइट को गायब कर दो। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करें, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अगर हम बात करते हैं एक्टिव पावर के चेंज की, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी हम एक्टिव पावर को चेंज करेंगे तो बेसिकली वो हमारी फ्रिक्वेंसी को ऑल्टर करेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर को चेंज करने की, तो वो वोल्टेज को ऑल्टर करेगा। ये मैंने बताया था कि जो वोल्टेज होता है, कौन सा वोल्टेज है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज। यानी कि अगर सिस्टम के अंदर आपको ये पता करना है कि एक्टिव पावर के साथ छुआछेड़ हुई है, कैसे पता करोगे, फ्रिक्वेंसी चेक कर लो। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर कम या ज़्यादा हो गई है जितनी होनी चाहिए, तो उसका असर कहाँ दिखेगा, उसका असर सीधे सीधे वोल्टेज के ऊपर दिखेगा, रिसीविंग एंड के। ये दोनों चीज़ें हमने चर्चा करी थी। नाउ अब अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे चल रहे हैं। और अब मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई पावर ट्रायंगल क्या होता है। यानी कि पावर ट्रायंगल हमारे इस आज के टॉपिक का मतलब, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे और देखेंगे पावर ट्रायंगल से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट एक स्टेप पहले का पार्ट है। अगर हम
पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर बहुत ही नाम आपने सुना होगा पावर फैक्टर, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए मुझे बेस बनाना ज़रूरी है। तो अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग इनसाइड का कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो अभी भी बेस बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके ऊपर पावर सिस्टम की बिल्डिंग में खड़ी करूँगा। बहुत तेज़ी से कोशिश चल रही है, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन काम लगातार चल रहा है ताकि आपको एक सिंपल वे में एक कहानी की तरह पावर सिस्टम को समझाया जा सके। शुरू करते हैं। तो भैया अगर हम बात करें एपरेंट पावर की, तो हमने क्या सीखा था, एपरेंट पावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक हिस्सा उसका एक्टिव पावर कह दिया गया था और एक हिस्सा उसका रिएक्टिव पावर कह दिया गया था। अगेन बता दूं, यहाँ पे जो एक्टिव पावर है ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की एवरेज वैल्यू है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें ये चीज़ दिमाग में, तुम्हारे खून में उतर जाए। और वहीं पे जो रिएक्टिव पावर देख रहे हो, ये पीक वैल्यू है इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की। ओके, अगर इसको हमने क्या करा था, ये जो एपरेंट पावर देख रहे थे, इसको, इस एपरेंट पावर को लिखने के दो तरीके, मैंने कई तरीके आपको बताए थे। वैसे एक तरीका बहुत फेमस है जो कि फेजर डायग्राम के थ्रू, यानी कि हम कह सकते थे कि जो एपरेंट पावर होती है वो फेजर सम होती है एक्टिव और रिएक्टिव का। ये जो ऊपर बाहर ये क्या है, ये फेजर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेजर सम, ना कि एल्जेब्रिक सम। क्या अंतर था, लास्ट लेक्चर, पुराने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करा था हमने। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इस एपरेंट पावर का मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट करके मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसा कि वेक्टर में करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये दोनों चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब एक और नया तरीका होता है जिससे हम एपरेंट पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स टर्म, यानी कि क्या होता है, जनरली अगर हम लोग एपरेंट पावर की बात करते हैं तो वी आई एस्ट्रिक करके लिखा जाता है इसे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पावर। इसका नाम दिया जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स पावर नाम दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर के ऊपर मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कॉम्प्लेक्स पावर टाइप कर दीजिएगा। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो कॉम्प्लेक्स पावर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे और अंदर तक जाके जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स पावर की ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने जल्दी नहीं सुनी होंगी, केवल पढ़ा होगा लेकिन फील नहीं किया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर को मैं आपको फील कराऊँ कैसी होती है, क्या क्या उसके अंदर की इनसाइट्स हैं, तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कॉम्प्लेक्स पावर टाइप करना होगा और मैं जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो भाई हमने देखा हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर को लिखने का तरीका क्या होता है, एक उसमें रियल टर्म होती है और एक इमेजिनरी टर्म होती है। इमेजिनरी टर्म के साथ हम लोग जे लगा देते हैं, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। तो एक हमने करा, ये वाली जो पर्टिकुलर पार्ट होता है इसे हम इमेजिनरी पार्ट कह देते हैं और ये रियल पार्ट होता है। तो आपको अगर मैं एपरेंट पावर जिसको मैं कहता हूँ, अगर मैं सिस्टम पावर सिस्टम की कॉम्प्लेक्स पावर की बात करूँ तो वो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि एक्टिव प्लस माइनस जे क्यू, यानी कि एक्टिव प्लस माइनस जे रिएक्टिव ना। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ये प्लस माइनस जो लिखा हुआ है, प्लस का इस्तेमाल करेंगे अगर इंडक्टर को सप्लाई कर रहे हो, यानी कि प्लस क्यू है। ये देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंडक्टर को पावर, रिएक्टिव पावर देने की बात करते हैं तो प्लस क्यू से, और जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसको रिएक्टिव पावर देने की बात करते हैं तो माइनस क्यू से। रीजन क्या है, माइनस क्यू रिप्रेजेंट करता है लीडिंग वीएआर को, और आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर हमने डिस्कस करा है कैपेसिटर को लीडिंग वीएआर की जरूरत है। यानी कि अगर सिस्टम से कहोगे कि कैपेसिटर को रिएक्टिव पावर चाहिए तो कौन सी दोगे, तो लीडिंग वीएआर यानी कि माइनस क्यू को दोगे। इसीलिए यहाँ पे पी प्लस माइनस जे क्यू लिखा हुआ है। तो माइनस साइन कब आएगा, जब हम कैपेसिटर को पावर डिलीवर कर रहे होंगे, क्योंकि उसे लीडिंग रिएक्टिव पावर देनी पड़ेगी और लीडिंग रिएक्टिव पावर को माइनस क्यू से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। ओके, नाउ प्लस और माइनस का मतलब समझ में आ गया ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है कि भैया हम लोगों ने इमेजिनरी क्यों रखा रिएक्टिव पावर को। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जब भी हम बात करते हैं रियल पावर की, तो रियल पावर से हमारा मतलब होता है ऐसी पावर जो कंज्यूम हो, जो कुछ वर्क करके दिखाए, जो कुछ आउटपुट दे, लाइट जला दे, गर्मी कर दे, या फिर कह सकते हैं हवा दे दे। तो ये सारी काम करती है हमारी एक्टिव पावर। सो दिस इज योर एक्टिव पावर, इसीलिए इसे रियल पावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हो गई तुम्हारी एक्टिव पावर। ठीक, तो ये तो हो गई रियल पावर। लेकिन अगर इमेजिनरी, अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर क्या होती है, ये आधी साइकिल में पावर लेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, सब कुछ करेगी और नेक्स्ट हाफ साइकिल में वापस भेज देगी उस जो पावर उसने सिस्टम से ली है। तो यानी कि किसी भी तरीके का रियल वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, रियल वर्क हमें परफॉर्म नहीं मिला। भाई अगर एसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उससे मुझे हवा नहीं मिलेगी, हवा के लिए मुझे एक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, रिएक्टिव पावर के बिना पॉसिबल नहीं है कि फैन चल जाए या मोटर चल जाए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, एज अ कंज्यूमर हमें वही पता है कि भाई मोटर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। मैं पैसे दूंगा कि मोटर कितना पानी निकाल के दे रही है, या मैं पैसे दूंगा कि मोटर कितने तेज काम कर रही है, आटा कितना पीस दे रही है। तो हम लोग हमेशा एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी,
या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप हुई उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा रियल पावर की तरफ ही नज़र रखते हैं, क्योंकि वो ही एक रियल वर्क परफॉर्म करके देती है। तो एक रीज़न ये है, बहुत सारे रीज़न है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे। जो एक एप्रोप्रिएट रीज़न है वो मैंने आपको दे दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि रिएक्टिव पावर किसी तरीके का रियल वर्क परफॉर्म नहीं करती, आधे साइकिल में लेती है और आधा भी नहीं, क्वार्टर साइकिल में लेती है और क्वार्टर साइकिल में पावर को वापस भी कर देती है। तो ले रही है यानी कि पावर का फ्लो तो हो रहा है, जगह भी घेर रही है, पर कोई वर्क नहीं कर रही, इसीलिए इसे इमेजिनरी कह देते हैं। जैसे कि भूत होते हैं उनको हम इमेजिनरी कह देते हैं, क्योंकि वो हैं लेकिन जगह नहीं ले रहे हैं घर के अंदर। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक इमेजिनरी पावर की तरह, एक स्यूडो पावर की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म में रियल के साथ कोई भी हम इमेजिनरी टर्म नहीं लगाएंगे, लेकिन रिएक्टिव के साथ एक इमेजिनरी टर्म जे का इस्तेमाल करेंगे। आई होप इतना डिस्कशन सफिशिएंट होगा कि क्यों लिखा है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं पावर ट्रायंगल की, जो इतना नाम था ट्रायंगल ट्रायंगल, तो भाई वो ट्रायंगल है क्या? तो वो ट्रायंगल ये बना हुआ है आपके सामने, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर देखो, हमने बताया अभी पीछे देखा कॉम्प्लेक्स पावर P प्लस JQ लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि P एक रियल पावर है। तो आपको पता होगा अगर हम क्वाड्रेट या ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस जो होती है इसे रियल एक्सिस माना जाता है, और वाई एक्सिस जो होती है इसे इमेजिनरी एक्सिस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो भाई अगर इसे रियल एक्सिस की तरह ट्रीट करा जा रहा है तो जो रियल पावर है P वो एक्स एक्सिस पे ही हमेशा बनाई जाएगी, यानी कि इस ट्राइंगल का जो बेस होगा, जो बेस देख रहे हो ये है आपका बेस ट्राइंगल का, और ये हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाया जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक रियल पावर है और रियल एक्सिस पे ही इसे बनाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इमेजिनरी एक्सिस की, तो भाई अभी हमने देखा कि Q को इमेजिनरी माना जाता है, इसीलिए Q हमेशा वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे बनेगा, यानी कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की, जो कि पावर ट्राइंगल की बात करेंगे, तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि Q बनेगा इमेजिनरी एक्सिस पे और P बनेगी रियल एक्सिस पे, तो इसीलिए ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह वर्क करेगा। एंड दिस इज योर पावर ट्राइंगल। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर ये पावर ट्राइंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में इसको अगर हम थीटा लिख देते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस कितना होगा? बेस हो गया रियल पावर, हाइपोटेन्यूस हो गई एपरेंट पावर, तो यहाँ लिख दिया कॉस थीटा इक्वल टू P/S। नाउ जान के तुम्हें हैरानी होगी, हैरानी होनी नहीं चाहिए लेकिन होगी, कि ये कॉस थीटा ही पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये कितना ईजिली मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, ये इतनी ईजिली इंट्रोड्यूस जरूर करा दिया है, लेकिन इसके ऊपर 3-4 लेक्चर आपका इंतजार कर रहे हैं आने वाले समय में, जिसमें हम लोग बिल्कुल अंदर तक उतर जाएंगे, पावर फैक्टर का बिल्कुल चीर फाड़ करके देखेंगे और सीखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से सिस्टम को अफेक्ट करता है आने वाले सीरीज में। तब तक जुड़े रहिएगा और पुराने लेक्चर्स देखते रहना। खैर, तो यहाँ पे अगर आ गया, ये हो गया एपरेंट पावर एंड दिस इज योर एक्टिव पावर। तो सिंपली हमने कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो बचपन में 6 क्लास में पढ़ के आए वो लगा दिया, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया? एक्टिव अपॉन एपरेंट। नाउ एपरेंट पावर VI होती है जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, इसीलिए इसे वोल्ट एम्पेयर्स में VA में यूनिट में लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने लिख दिया VI, तो P अपॉन VI। अब इसको बस शफल कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P इक्वल टू VI कॉस थीटा बड़े अच्छे से निकल के आ गया। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्टिव पावर। आपको याद होगा एक तरीका तो ये हो गया एक्टिव पावर को डिराइव करने का विद द हेल्प ऑफ पावर ट्राइंगल, यानी पावर ट्राइंगल से अगर तुमसे कहा जाए कि एक्टिव पावर को डिराइव करके दिखाओ तो ये तरीका है। वहीं पर अगर आपको कहा जाए कि एक्टिव पावर का क्या कोई और डेरिवेशन भी है, तो आप कहोगे जी हाँ, कौन सा है? इंस्टेंटेनियस पावर का इस्तेमाल करके। याद होगा इंस्टेंटेनियस पावर, अभी हमने इसके ऊपर 7-8 लेक्चर ले चुका हूं मैं, और मैंने बताया था एक फॉर्मूला जो हमने देखा था, तो VI cos थीटा क्या निकल के आया था? VI cos थीटा आपकी एवरेज वैल्यू निकल के आई थी, आपको याद होगा। सो अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर से ड्राइव करना चाहते हो तो वहां से भी ड्राइव कर सकते हो इस एक्टिव पावर को। सो दिस इज योर 2-वे मेथड, कि अगर 2 तरीके हैं जिससे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। खैर, अगर यहीं पे बात करता हूं मैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा अगर हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, यानी कि P यहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हो गया Q, हाइपोटेन्यूस हो गई S, तो Q/S लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा निकल के आ गया Q इक्वल टू VI साइन थीटा। तो ये जो हमेशा पढ़ते आते हैं वो कहाँ से आया है? वो हम ड्राइव कर सकते हैं पावर ट्राइंगल से भी ड्राइव कर सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन से भी ड्राइव कर सकते हैं। बाय द वे, आपको अगर इंस्टेंटेनियस पावर इक्वेशन याद है, अभी इसी समय एक बार कॉपी पे लिख लो ताकि वो रिमाइंड रहे, आपको याद रहे, ठीक है। तो लेक्चर पढ़ते पढ़ते पुराने कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट कराने जरूरी है, क्योंकि बिना कनेक्शन के माइंड में कुछ भी याद नहीं रहेगा, 2 दिन बाद एक पिक्चर की तरह इसको भी भूल जाओगे। खैर, तो इसीलिए जब भी आप लेक्चर पढ़ रहे हो, मेरी भी कोशिश रहती है पुराने टॉपिक्स को कंसर्न करता रहूं, बार बार पुराने टॉपिक्स को छेड़ता रहूं, जाकि आपको याद रहे। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन अभी आप लोग कॉपी पे अपने लिखो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कितना समझा है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें निकाल ली, यानी कि पावर ट्रायंगल का इस्तेमाल करके एक्टिव पावर भी निकाल ली और एक रिएक्टिव पावर भी निकाल ली। नाउ अगर थीटा की बात कर लें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ध्यान से समझो। थीटा, थीटा है आपका पावर फैक्टर एंगल, ध्यान से समझना। पावर फैक्टर एंगल की अगर बात करी जाएगी तो थीटा निकालोगे, अगर तुमसे कहा जाए पावर फैक्टर निकाल लो तो आप निकालेंगे कॉस थीटा। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, जानते होगे। अगर थीटा बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, रिड्यूस होगा भाई, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है पेपर में, बहुत ही इजीली आपको बेवकूफ बनाया जाता है और आप गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो जनरली अगर आपका थीटा बढ़ रहा है तो, क्योंकि हम जानते हैं अगर साइन थीटा की बात करते तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, लेकिन कॉस थीटा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में होता है। यानी कि अगर थीटा बढ़ेगा तो पावर फैक्टर यानी कि कॉस थीटा रिड्यूस होगा। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थीटा अलग है, कॉस थीटा अलग है, पावर फैक्टर एंगल अलग है, पावर फैक्टर अलग चीज है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कैलकुलेशंस ऑफ पावर ट्रायंगल। बस इतनी सी कैलकुलेशन है पावर ट्रायंगल की। लेकिन अब हम चलते हैं, इसको जरा देखते हैं कि इस ट्रायंगल को कितने तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हम 4 क्वाड ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। भाई 4 क्वाड आपने सीखे होंगे, तो 4 क्वाड की बात कर लें तो इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस वाई माइनस वाई लिखते थे, तो उसे प्लस क्यू और माइनस क्यू लिख दिया। और एक्टिव यानी कि जो रियल पावर है या रियल एक्सिस है उसको हमने प्लस पी और माइनस पी, दो एक्सिस उसके और छोर लिख दिए। क्लियर हो गया ना। सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, प्लस पी क्या दिखा रहा है। ये हमने पावर फ्लो वाला लेक्चर जो था पावर फ्लो, उसके अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था, हल्का सा रिमाइंड करा देता हूँ। प्लस पी ये दिखा रहा है कि पावर जो है वो सोर्स से लोड की तरफ जा रही होगी, यानी कि जनरेटर से पावर निकल के मोटर के अंदर जा रही है, जैसा होना चाहिए, तो इसे हमने प्लस पी लिखा है। प्लस क्यू क्या दिखा रहा है कि पावर जो है वो एक इंडक्टिव लोड को सप्लाई कर रही है, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो प्लस क्यू का मतलब इंडक्टिव लोड को सप्लाई कर रहे हो और प्लस पी का मतलब जनरेटर सप्लाई कर रहा है मोटर को एक्टिव पावर। वहीं पे अगर उल्टा कर लेते हैं माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का मतलब हो गया लीडिंग वीआर, माइनस क्यू का मतलब हो गया कि हमारा जो सिस्टम है वो पावर सप्लाई कर रहा है कैपेसिटर को, कैपेसिटर को पावर हमारा सिस्टम जो है वो सप्लाई कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई होगी। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं माइनस पी की, तो भैया माइनस पी ये बता रहा है कि पावर जो होगी वो लोड से सोर्स की तरफ जा रही है, यानी कि मोटर तुम्हारी, चक्की तुम्हारी घर के अंदर की बिजली को चला रही है, यानी कि चक्की से पावर निकल के जनरेटर की तरफ जा रही है, मोटर की पावर निकल के जनरेटर की तरफ जा रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड माइनस पी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो प्लस क्यू माइनस क्यू इंडक्टर कैपेसिटर, प्लस पी माइनस पी सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स, ये सब क्लियर हो गया होगा। तो पहले तो एक्सिस के बारे में जानकारी मिल गई, एक्सिस को हम लोगों ने समझ लिया ना। अब ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। सिंपली करना क्या है, अगर P पॉजिटिव और Q पॉजिटिव है तो आपको जो ये ट्रायंगल की जो बेस और परपेंडिकुलर बना रहे हो ये भी पॉजिटिव बनाने, यानी कि जस्ट पैरेलल टू द एक्सिस। तो जस्ट पैरेलल टू एक्सिस बनाते चलोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो आप पहला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड हो गया एंड दिस वन इज योर फोर्थ। क्लियर हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट की अगर बात कर लें तो प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है, तो ये प्लस क्यू हो गया, ये प्लस पी हो गया, और ऐसे केस में एस बी प्लस एस बना दी मैंने, सिंपल सा। एस हमेशा भाई सम होता है तो एस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे एस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, एस हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, क्योंकि भैया एस क्या होता है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कोई भी पोलैरिटी ले लो, प्लस पी की कोई भी पोलैरिटी ले लो, एस हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी बड़े अच्छे से, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैग्नीट्यूड एस का हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो प्लस पी प्लस क्यू, पावर फैक्टर की बात कर लें तो भैया पावर फैक्टर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कॉस थीटा। नाउ अगर आपको याद हो 6th क्लास में, अगेन चलते हैं 6th क्लास में। सोचो इंजीनियरिंग को समझने के लिए 6th क्लास की बहुत जरूरत है। तो अगर हमने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा पावर फैक्टर, तो आपको पढ़ा होगा, आपने ज्योमेट्री के ट्रायंगल पढ़े होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ये सब पढ़ा होगा। बेसिक रूल जो आपने सीखा होगा कि कॉस थीटा 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे सब पॉजिटिव रहते हैं, और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे पावर फैक्टर पॉजिटिव होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो 2 जगह पावर फैक्टर पॉजिटिव आएगा, पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये बहुत ही ध्यान से याद रखने वाली बात है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक तरीका ये है ऐसे याद रखने का। दूसरा तरीका एक और मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप पावर फैक्टर को याद रख सकते हो कहाँ पॉजिटिव होगा। उसके लिए आपको फॉर्मूले पे ध्यान देखना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, वो कितना निकल के आया था, वो P/S निकल के आया था। यानी कि कॉस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है पोलैरिटी ऑफ P, यानी कि P की पोलैरिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की,
तो भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी पे। तो अगर पी पॉजिटिव तो कॉस थीटा पॉजिटिव, पी नेगेटिव तो कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करा है, ध्यान से देखना, दोनों तरीके समझने के। क्वाड्रेंट से भी याद रख सकते हो क्योंकि कॉस थीटा पहले और चौथे में पॉजिटिव रहता है, और इससे भी याद रख सकते हो कि पी की पोलरिटी क्या है, वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। खैर, तो पी पहले क्वाड्रेंट बहुत सिंपल है, तीनों पॉजिटिव हो गए। दूसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हुआ है, क्यू तो पॉजिटिव है, तो देखो क्यू तो हमने पॉजिटिव बनाया है, लेकिन पी क्या नेगेटिव है, तो इसीलिए इसको रिवर्स डायरेक्शन बना दिया, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ बना दिया है। अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये पी नेगेटिव मतलब बता रहा है कि पावर कहाँ से जा रही है, मोटर से निकल के जनरेटर में जा रही है। तो देखो लोड टू सोर्स, यही तो बता रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, पी नेगेटिव है, तो भैया अभी मैंने बताया कॉस थीटा कितना होता है, पी पे डिपेंड करता है, पी नेगेटिव हो गया तो कॉस थीटा भी नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव पावर फैक्टर क्वाड्रेंट, यानी कि आपको याद रखना है कि जब भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी इट इज अ नेगेटिव पावर फैक्टर क्वाड्रेंट, ये चीज कभी भूलनी नहीं है। तो नेगेटिव पावर फैक्टर क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये पॉजिटिव पावर फैक्टर, नेगेटिव पावर फैक्टर, इन सबका अलग मतलब, डिटेल मतलब थोड़ा सा और अंदर जाके हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर में। इसके बाद जस्ट जो लेक्चर आने वाला है वो है पावर फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वहां इस सब चीजों को चर्चा करेंगे। अभी के लिए पावर ट्रायंगल तक ही फोकस रखते हैं अपना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो माइनस कॉस थीटा अगर पी माइनस है, ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट। इसी तरीके से तीसरा बना सकते हैं अपने आप भी, आप एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक बार आप अपने आप कोशिश करें, मैं हल्का सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस पी है तो ये माइनस की तरफ बना दी, क्यू भी माइनस है तो क्यू भी माइनस बना दी, यानी कि मोटर से एक्टिव पावर भी निकल रही है और रिएक्टिव पावर भी निकल रही है, यानी कि मोटर जो है वो कैपेसिटर की तरह वर्क कर रही है और प्लस एक एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर रही है। तो जनरेटर के अंदर एक्टिव और रिएक्टिव दोनों जनरेटर के अंदर एंटर कर रही होगी, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक तो हम कैपेसिटिव लोड को सप्लाई कर रहे हैं और एक मोटर से एक्टिव पावर, रियल पावर कहाँ से जा रही है, मोटर से जनरेटर तरफ जा रही है, यानी कि एक कुछ कह सकता हूँ ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का काम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हो अगर डीसी में, ठीक है। तो कुछ वैसा ही हो रहा होगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसा। तो माइनस पी माइनस क्यू दोनों माइनस है और पी माइनस है तो पावर फैक्टर भी निगेटिव होगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग, पावर तो तुम्हारी मोटर जनरेटर से निकल के मोटर में ही जा रही है प्लस पी, लेकिन रिएक्टिव पावर आपकी कहाँ से जा रही है, कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये मान सकते हैं कि रिएक्टिव पावर कैपेसिटर से निकल के जनरेटर में जा रही है। या ये कह सकता हूँ कि जनरेटर जो है वो लीडिंग वीएआर को दे रहा है कैपेसिटर को, लीडिंग वीएआर मतलब माइनस क्यू को डिलीवर कर रहा है। तो ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं। तो माइनस क्यू जब भी लिखा होगा इसका मतलब जनरेटर जो है वो माइनस क्यू दे रहा है, मतलब लीडिंग वीएआर दे रहा है, एक बात ये भी कह सकता हूँ। या फिर ये कह सकते हैं कि जनरेटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस क्यू को, यानी कि लैगिंग वीआर्स को, यानी कि कैपेसिटर जो है वो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है बैक टू द जनरेटर। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन, यानी कि पावर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इन चार तरीकों से बना सकते हैं। चलो ये सब सीख लिया यार, ठीक है, पावर ट्रायंगल क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होती है, चारों कॉर्ड समझ में आ गए। इसका एप्लीकेशन क्या है तो उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एप्लीकेशन से जाने से पहले इस चार्ट को याद रख लेना। ये जो मैंने अभी पीछे बताया है ये जस्ट उसका एक पिक्टोरियल व्यू है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो चार्ट है ये आईईसी का चार्ट है, ये एक स्टैंडर्ड है, जैसे एक IEEE स्टैंडर्ड है वैसे एक आईईसी स्टैंडर्ड है। तो ये आईईसी पावर फैक्टर साइन कन्वेंशन है और ये पावर फैक्टर साइन कन्वेंशन ये बताती है, ये मैंने जो भी पीछे बताया। तो मैंने, अगर आपको डाउट हो तो मैंने इसको आईईसी पावर कन्वेंशन, पावर फैक्टर कन्वेंशन के अनुसार ही आपको ये पीछे फोर क्वाड ऑपरेशन समझाया है। अगर IEEE कन्वेंशन को जाओगे तो भाई वहां पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा पावर फैक्टर की पोलैरिटी में, यानी कि जो IEEE कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो पावर फैक्टर की पोलैरिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि IEEE वर्सेस IEC, अगर ये कमेंट आएगा तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे लगेगा आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। ये थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट होगा, इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे और ये एक्स्ट्रा टॉपिक होगा अदर देन कोर्स। तो अगर आप चाहते हो नॉलेज की पर्सपेक्टिव से तो कमेंट सेक्शन में IEEE वर्सेस IEC टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा और इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं भैया कि एप्लीकेशन क्या हुई। चलो पूरी ज्ञान दे दिया आपने, पूरी नॉलेज दे दी, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या करेंगे, पावर ट्रायंगल का करेंगे क्या। तो देखो यहाँ से हम दो बातें, दो मशीन मार्केट से खरीद के लाते हैं और पावर ट्रायंगल के बेसिस पे उन दोनों मशीन को एनालाइज करेंगे। तो पहली मशीन 1 मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ, बिल्कुल नई ताजी मशीन है और इसके अंदर P1 Q1 और S1 की हमें पावर मिली, सब कुछ एपरेंट, रिएक्टिव एंड एक्टिव पावर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल ये बता रहा है कि ये जो मशीन है वो यूजफुल वर्क परफॉर्म कर रही है P1 पावर को कंज्यूम करके, एक्स्ट्रा पावर डिमांड कर रही है Q1 मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए, और इन दोनों को मिला के जो पावर आ रही है ये हम डिमांड कर रहे हैं सोर्स से, यानी कि जो सोर्स से पावर मांगी जा रही है वो S1 मांगी जा रही है
उस S1 का P1 पार्ट जो है ये कंज्यूम हो जा रहा है रियल वर्क करने में, और Q1 कंज्यूम हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में। क्लियर हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में, अगर ये मोटर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीजें देखो, यही बारीकियां हैं जो आपको एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पता होनी चाहिए, एज अ रिसर्चर पता होनी चाहिए। केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने से नॉलेज हमेशा मिस कर जाओगे, और एक अलग आयाम देखने से, एक फीलिंग देखने से रह जाओगे। हमेशा चीज़ें रटनी पड़ेंगी। तो अगर समझ के चल रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेवल बढ़ जाएगी। तो इसलिए ध्यान से लेक्चर्स को देखते रहो और एक एक कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। खैर, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये मार्केट से खरीद के लाया। वहीं पे एक मोटर मेरा दोस्त खरीद के लाया है, वो मशीन 2 है, वो बहुत तारीफ कर रहा है उसकी, जरा उसको भी देख लेते हैं। ये मशीन 2 वो मार्केट से खरीद के लाया है, ठीक है। इसमें बड़े ध्यान देने वाली बात है, सेम अमाउंट की रियल पावर कंज्यूम हो रही है, यानी कि जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि ये जो मोटर है ये भी तुम्हें पंखे की जो हवा देगी, ये भी सेम हवा देगी जितनी ये वाली मोटर देगी। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है रिएक्टिव पावर का। ध्यान से देखो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए एक छोटी सी पावर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ये जो बहुत तारीफ कर रहा है, ये जो मोटर खरीद के लाया है, इसके अंदर इतनी सारी अमाउंट की पावर मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए जरूरत पड़ रही है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अब जब देख सकते हो इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो भाई जो मीटर से पावर मांगोगे, जो पावर सिस्टम से हम लोग पावर मांगेंगे इस मोटर 2 को चलाने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो देख सकते हो इतनी ज़्यादा अमाउंट की एपरेंट पावर मांग की जाएगी। यानी कि अगर मशीन 1 की बात करूं, उसने जितनी पावर मांगी उसका P1 पोर्शन कंज्यूम करा रियल काम करने में, और Q1 पोर्शन कंज्यूम करा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने में, यानी कि ये यूजलेस एक्टिविटी में। यूजलेस एक्टिविटी, भाई यूजलेस कह रहा हूं मैं, ध्यान समझना, यूजलेस कह रहा हूं फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव, यानी कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। याद रखा करो भैया, यूजलेस जब भी लिख रहे हो, यूजलेस नहीं है। अगर ये नहीं होगी तो मोटर चलेगी ही नहीं। तो इसलिए यूजलेस जो वर्ड यूज करा जा रहा है वो स्पेसिफिकली यूज करा जा रहा है कंज्यूमर पर्पस से, अगर मैं कंज्यूमर माइंडसेट से इसे देख रहा हूं। लेकिन अगर मोटर से पूछोगे तुम्हें क्या लगता है, तो वो कहेगी भाई मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मोटर के पर्सपेक्टिव से कहोगे तो ये मोस्ट यूजफुल पावर है, ठीक है, क्योंकि मोटर तो तभी चलेगी ना जब रिएक्टिव पावर होगी। तो दिस इज मोस्ट यूजफुल पावर फ्रॉम मोटर पर्सपेक्टिव, पर फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव इट इज अ यूजलेस। तो हम लोग क्योंकि कंज्यूमर है, तो हम लोग भैया इसे यूजलेस पावर की तरह ही देखेंगे। तो अब दोनों मोटर हमने कंपेयर कर रहे हैं। तो भैया ये मार्केट से खरीद के लाया, एक मैं लेके आया, दोनों हम लोग ये कह रहा है कि मेरी मोटर बहुत अच्छी है। तो मैं इसको समझाऊंगा कि भाई देखते हैं कि अच्छी है कि नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई पावर डिमांड कितनी, यूजफुल वर्क क्या करा जा रहा है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजफुल वर्क, तो सेम अमाउंट का यूजफुल वर्क कर रहा है, यानी कि ये भी मान लेते हैं एक 100 वाट का बल्ब जला रही है और ये भी 100 वाट का बल्ब जला रही है मशीन। एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं, 100 वाट के बल्ब जला रही है, सेम एक्टिव पावर, यानी कि सेम रियल पावर, सेम रियल वर्क परफॉर्म हो रहा है। इस सेम वर्क को परफॉर्म कराने के लिए मेरी मोटर जो है वो Q1 पावर कंज्यूम कर रही है, और ये जो दोस्त खरीद के लाए इसकी मोटर जो है ये इतना ज़्यादा बहुत ही हाई रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है, यानी कि Q2 बढ़ गया, ठीक है। मेरा Q1 कम है और Q2 ज़्यादा है, तो Q1 स्मॉलर देन Q2, ये एक एडवांटेज हो गया, ठीक है। नाउ सेम काम करवाना है, 100 वाट का बल्ब इसे भी जलाना है, इसे भी जलाना है, लेकिन मैं 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए छोटी सी एक्टिव पावर, एपरेंट पावर की डिमांड करूंगा सोर्स से। यानी कि मेरा जो बिल आएगा भाई वो बहुत कम आने वाला है, क्योंकि मैं जो पावर सिस्टम से जो डिमांड कर रहा हूँ एपरेंट पावर की वो काफ़ी कम कर रहा हूँ। लेकिन ये देखो ये कितनी ज़्यादा एपरेंट पावर, जरा देख के देखो, यहाँ पावर ट्राइंगल आपको बता रहा है, पावर ट्राइंगल से बना के देख सकते हो कि भाई इतनी ज़्यादा एपरेंट पावर की डिमांड की जा रही है, यानी कि इसका जो बिल आएगा वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ये 100 वाट बल्ब जलाने के लिए इतनी ज़्यादा एपरेंट पावर की डिमांड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिव रिएक्टिव पावर भी इसे चाहिए। तो ज़्यादा रिएक्टिव पावर मतलब ज़्यादा डिमांड, बिल ज़्यादा आने वाला है, सो ज़्यादा एपरेंट पावर आएगी, ठीक है। अब अगर हम पावर फैक्टर को भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो मेरा पावर फैक्टर है cos θ1, थीटा छोटा है तो पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी होगा, यानी कि एक अच्छी बात है, हाई पावर फैक्टर है, जबकि यहाँ पे इनका पावर फैक्टर भी रिड्यूस होगा। नाउ ये क्या होता है हाई पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, अभी परेशान नहीं हो, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, हाई पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर क्या होगा, उसका सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, ये सब आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे थीटा यूज कर रहे हैं तो बता दिया, ताकि थोड़ा सा एक इनिशियल एक ट्रेलर मिल जाए। तो यहाँ पे पावर फैक्टर कम है, यहाँ पावर फैक्टर ज़्यादा है। तो ये सारी फीचर देखने के बाद मैंने देखा कि ये जब इसने बल्ब जलाया तो इसका मीटर जो था वो बहुत तेज़ी से घूम रहा था, जबकि मेरा मीटर बहुत स्लो चल रहा था। तो ये जो मशीन है मशीन 2, इसको मैं बेकार मानूंगा। और ये जो है, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बेकार क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा पावर की डिमांड कर रही सोर्स से सेम काम करवाने के लिए। सो ये मोटर फेल हो गई है, यानी कि जो दोस्त लेके आया था वो 100% एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं था, वो जस्ट देखा उसने सैमसंग की मोटर मिल रही है तो लेके चला आया। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द
कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल की मदद से इजीली निकाल सकते हो, उसको समझाना आसान हो जाएगा। तो मैं इजीली समझा सकता हूं कि क्यों रिएक्टिव पावर बढ़ने पे एपरेंट पावर की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर ट्रायंगल। नाउ अब हम एक एक करके एनालाइज करेंगे कि क्या असर पड़ेगा पावर ट्रायंगल पे अगर हम लोग रिएक्टिव पावर को बढ़ा दें, और क्या असर पड़ेगा पावर ट्रायंगल पे अगर हम लोग एक्टिव पावर को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टिव देख लेते हैं। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 मशीन लेके आ रहा हूं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ठीक है, ये 3 मशीन मैंने मार्केट से खरीद के लाया हूँ। मशीन 1 के अंदर एक स्मॉल रिएक्टिव पावर चाहिए, मशीन 2 के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव पावर चाहिए, और मशीन 3 के अंदर बहुत ही हाई रिएक्टिव पावर चाहिए। यानी कि इसके अंदर एक छोटा सा इंडक्टर है, इसके अंदर एक बड़ा इंडक्टर है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंडक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉइलिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 चीज़ें अगर ये 3 कॉम्बिनेशन में मार्केट से खरीद के लाए हूँ और मैं इन्हें कंपेयर करूँ, तो देखो हमने क्या करा है, ये तो ये इंडक्टर वाली रिएक्टिव पावर। अच्छा, एपरेंट पावर हमने कांस्टेंट रखी, यानी कि पी को कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट करने का मतलब तीनों को 100 वाट का बल्ब ही जलाना है। तो ये भी सेम 100 वाट का बल्ब जला रही है, ये भी सेम 100 वाट का बल्ब जला रही है, और ये भी। इसीलिए पहली इक्वेशन ध्यान से देख लो, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, यानी कि तीनों की तीनों मशीन जो मार्केट से खरीद के लाए हैं सेम बल्ब जला रही हैं। क्लियर हो गया ना। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रिएक्टिव पावर की, तो भाई Q1 सबसे कम रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, Q2 ज़्यादा है, Q3 और ज़्यादा है। यानी कि क्या हो रहा है, मशीन 1 कम रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है, मशीन 2 ज़्यादा रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है, और मशीन 3 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। इन दोनों से देख के एक काम बहुत अच्छे से बता सकते हो, वो है लास्ट इक्वेशन। अगर हम लोग रिएक्टिव पावर को बढ़ाते चले जाएंगे तो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट और एक्टिव पावर को फिक्स रखेंगे तो ये थीटा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक एक करके आते हैं। तो अगर थीटा बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, पहले वाले में थीटा 1 है, दूसरे वाले में थीटा 2 है, तीसरे वाले में थीटा 3। तो क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल जो होगा वो लगातार इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर एंगल ये क्या होगा, राइज अप हो जाएगा। तो अगर हम लोग अपने सिस्टम की बात करें और उसमें रिएक्टिव पावर, अगर हम धीरे धीरे सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर को बढ़ाते चले जाएंगे तो पावर फैक्टर का एंगल जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। नाउ मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर एंगल अगर बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर रिड्यूस होगा। तो देखो लगातार पावर फैक्टर रिड्यूस होता चला जा रहा है। ठीक है, पावर फैक्टर 1 सबसे अच्छा था, उससे बुरा और सबसे बुरा। तो जैसे जैसे हम लोगों ने रिएक्टिव पावर बढ़ाई, रिएक्टिव पावर क्यू बढ़ाने से थीटा बढ़ा और पावर फैक्टर रिड्यूस हो गया। सही। अब लास्ट बात कर लेते हैं एपरेंट, देख के इजीली बता सकते हो। अगर रिएक्टिव पावर बढ़ा रहे हो और एक्टिव फिक्स रख रखी है तो क्या होगा, सेम 100 वाट के बल्ब जलाने के लिए इसका बिल कम आएगा, इसका बिल और ज़्यादा आएगा, और इसका सबसे ज़्यादा बिल आएगा। यानी कि बिल बढ़ता चला जाएगा हमारा अगर हम रिएक्टिव पावर कंपोनेंट बढ़ाते हैं। यानी कि अगर सेम यूजफुल वर्क कराने के लिए जो मशीन लेके आए हो मार्केट से खरीद के, सेम 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई यानी कि सोर्स से ज़्यादा पावर मांगोगे, और ज़्यादा पावर मांगोगे तो S1S एपरेंट पावर लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। यानी कि अगर अभी तक हम ये समझ गए कि भैया रिएक्टिव पावर को इंक्रीज़ करने का क्या इफेक्ट होगा, ना आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ भाई कि एक्टिव पावर को इंक्रीज़ करने का क्या इफेक्ट होगा, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो मोटर है या जो मशीन है वो सेम रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है लेकिन रियल पावर उसमें लगातार बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले मैं जला रहा था 100 वाट का बल्ब, अब मैं जला रहा हूँ 200 वाट का, और उसके बाद जलाऊंगा 300 वाट का। ठीक है, ऐसे करके मतलब मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूँ, रियल पावर कंज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी कोई मेरी मोटर है जिसके अंदर रिएक्टिव पावर सेम है, यानी कि सेम मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, रिएक्टिव पावर सेम मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड का कंजम्पशन हो रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यानी कि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है एंड ये भी क्यू है, लेकिन एक्टिव पावर लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 100 वाट का बल्ब, 200 वाट और 300 वाट, 3 अलग अलग कंजम्पशन बता दिए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या असर पड़ेगा, हमारे बिल कैसा आएगा, हमारे घरों का बिल पे क्या असर पड़ेगा, हमारा पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा, और पावर फैक्टर एंगल पे क्या असर पड़ेगा, इन सबको इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, रिएक्टिव पावर को सेम रखा है, तो Q1 Q2 Q3 तीनों को सेम रख दिया, सिंपल सा है। तो भाई तीनों को हमने सेम रखा है यानी कि सेम वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो गया पावर ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, यानी कि हमने चेंज क्या करा है, हमने एक्टिव पावर यानी कि रियल पावर को चेंज करा है। रियल पावर मतलब P को। तो भाई P1 P2 P3 यानी कि रियल पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है, P1 से P2 पे बढ़ गई, P2 से P3 पे। यानी कि अगर हम लोग रियल पावर को बढ़ा रहे हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा, तो भाई अगर सीधी सी बात है, अगर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को बढ़ाओगे और वाई एक्सिस कंपोनेंट को सेम रखोगे तो थीटा क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। देख सकते हो भाई, हम यहाँ पे खड़े थे और यहाँ से देख रहे थे, इतना बड़ा थीटा था। ठीक है, अब क्या करा हमने, इसको बढ़ा दिया,
सेम हाइट रखी, अब देखो थीटा क्या होगा, ये हो गया, थीटा रिड्यूस हो गया। अब थोड़ी दूर पे खड़ा कर दिया, अब देखोगे तो थीटा फर्दर रिड्यूस हो गया। तो क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, लगातार रिड्यूस होता जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि थीटा 1 उससे छोटा होगा, थीटा 2 उससे छोटा होगा, थीटा 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट है वो हमसे दूर जाता जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है जो हम लोग देखते थे कि एक नाव, याद है आपको, एप्टीट्यूड का मैथ्स में क्वेश्चन लगाते थे 9th से 10th क्लास के बीच में, कि भाई एक नाव पे हम लोग चल रहे हैं, ये पानी है और यहाँ पे हमारा पेड़ है, तो जितने दूर पेड़ होगा उतना ज़्यादा बड़ा एंगल, उतना छोटा एंगल हम कवर करेंगे। जब हम पास आ जाते थे तो वो एंगल क्या होता था, बढ़ जाता था। तो कुछ कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे P1 बढ़ाने का मतलब है कि हम इस पेड़ को यानी कि Q को हम लोग दूर करते चले जा रहे हैं। तो Q1 Q2 Q3 सेम रखा है, P1 को बढ़ा दिया, पावर को बढ़ाने से क्या होगा, थीटा छोटा हो जाएगा। यानी कि पी को अगर बढ़ाओगे तो थीटा क्या होगा, रिड्यूस होगा, थीटा श्रिंक कर जाएगा। अगर थीटा श्रिंक करेगा तो थीटा और कॉस थीटा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, पीछे हमने सीखा था। तो कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो इंप्रूव कर जाएगा ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा को कहते हैं कि इंक्रीज कर जाएगा और पावर फैक्टर को कहेंगे इंप्रूव कर जाएगा। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सब की चर्चा आने वाले लेक्चर में करूंगा मैं। तो पावर फैक्टर हमेशा हम लोग कहते हैं इंप्रूव हो गया या फिर रिड्यूस हो गया या पुअर पावर फैक्टर हो गया, जबकि थीटा और इन सब में कम बढ़ की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहते हैं और इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर का क्या मतलब है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर के लिए सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, थीटा 1 थीटा 2, तो पावर फैक्टर हमारा लगातार अच्छा होता जाएगा। यानी कि अगर पी बढ़ाओगे, रियल पावर का कंजम्पशन बढ़ाओगे और रिएक्टिव पावर को सेम रखोगे तो हमारा क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता चला जाएगा, बढ़ेगा। अच्छा, रियल पावर बढ़ा रहे हो, पहले 100 वाट को सप्लाई कर रहे थे, फिर 200 वाट को, अब 300 वाट को, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिव पावर फिक्स रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट एपरेंट पावर ज़्यादा मांगी जाएगी सिस्टम से। यानी क्यों, क्योंकि S इक्वल टू अंडर रूट में P² प्लस Q² होता है। अगर हम लोग एक्टिव पावर को बढ़ाएंगे, Q को फिक्स रखेंगे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है S भी बढ़ेगा, यानी कि बिल तो बढ़ेगा भैया। अगर आप बिल, ऑब्वियस सी बात बढ़ना भी चाहिए, लेकिन अब हम लोग खुश होंगे, यानी अगर हमसे पूछोगे तो हम लोग हैप्पी, वी आर हैप्पी पीपल। क्यों, क्योंकि अब जो बिल बढ़ रहा है उसके लिए हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, यानी यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। यानी कि बिल बढ़ रहा है तो हमें दुख नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 300 वाट तक की मशीन को चला रहे हैं, 300 वाट तक का लोड उठा रहे हैं, यानी कि रियल पावर में बिल बढ़ रहा है, यानी कि रियली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पावर का। पहले 1 बाल्टी भर रहे थे, अब 3 बाल्टियां भर रहे हैं, बिल ज़्यादा आएगा तब भी कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि 3 बाल्टी पानी भर रहे हो। पुराने केस में अगर हम बात करते हैं, रिएक्टिव पावर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वहां पे ये समस्या थी, वहां पे भर एक ही बाल्टी रहे थे लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा था। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मशीन ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, तो वहां पे हम लोग अनहैप्पी पीपल थे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक ईजी तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करे मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे आपको सबसे पहले विजुलाइज करवाया कि कैसे रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर स्वेल कर जाती है जब हम लोग का सोर्स और सप्लाई एंड डिमांड में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, श्रिंक या फिर स्वेल कर जाती है। उसके बाद हमने पावर ट्रायंगल का बेसिक समझाया, पावर ट्रायंगल क्या होता है उसको समझा, साथ ही साथ हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स पावर का हल्का फुल्का सीखा। देन हमने सीखा कि पावर ट्रायंगल का एप्लीकेशन क्या है, 4 कॉर्ड ऑपरेशन और इफेक्ट क्या होगा पावर ट्रायंगल पे अगर हम लोग एक्टिव को बढ़ा दें रिएक्टिव को कांस्टेंट रखते हुए और रिएक्टिव को बढ़ा दें एक्टिव को कांस्टेंट रखते हुए। ये सारी चीज़ें हमने चर्चा करी बहुत डिटेल में। आई होप आपको मजा आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विजुलाइज हुआ कि नहीं यार, प्यार हुआ कि नहीं हुआ पावर सिस्टम से। धीरे धीरे जैसा जो प्यार आपने मशीन को दिया है, धीरे धीरे मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। मैं आपके एग्जाम को निकलवाने की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मेरा बस एक ही काम है कि तुम्हें प्यार हो जाएगा अपने सब्जेक्ट से, अपने मशीन से, अपने पावर सिस्टम से, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो मैं बेसिकली वो मोहब्बत है कि शाहरुख खान वाला काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कोई आपके उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि तुम क्या करोगे, मेरा काम है कि आपको प्यार करवाना और वहीं पे मेरी कोशिशें हैं। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, दैट्स इट। तो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए अगेन धन्यवाद। लेक्चर पसंद आता है लाइक कर सकते हैं, अगर कोई लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो उसे फ्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाइए ताकि उसका भी भला हो और आपको भी एक पुण्य का काम करने को मिलेगा।